नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज की जो खबर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर दिन एक इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लाते हैं, लेकिन आज कॉन्स्पिरेसी, पदलोलुपता, सत्ता से एक दूसरे को हटाने की होड़ और सत्ता पाने की होड़, उसका ताजा आज आपको उदाहरण मिलेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट में बहस शुरू हुई, कल शुरू हुई थी। अद्भुत लग रहा है। मामला आसाम का, चलना दिल्ली में था। दिल्ली और आसाम को चलना था, चल रहा है तेलंगाना। अद्भुत है। तो तेलंगाना हाईकोर्ट में कल बहस शुरू हुई और बहस में अभिषेक मनु सिंघवी श्रीमान पवन खेड़ा की तरफ से, अभी मैं मूल विषय पे आता हूं, पवन खेड़ा की तरफ से दलील दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉ बॉय जैसा लग रहा है। अब ये कॉ बॉय क्या कहलाता है? कॉ बॉय का मतलब क्या होता है? काउबॉय का मतलब ये होता है चरवाहा। लेकिन वो चरवाहा कौन चरवाहा? अमेरिका में काउबॉय के नाम से बड़ा ही मशहूर है, जहां घोड़े पे चढ़ के चरवाहा गाय की, भैंस की, बैल की, इस सब का रखवाली करता है, लेकिन वो चढ़े रहता है घोड़े पे। काउबॉय, कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय का जिक्र किया अभिषेक मनु सिंघवी ने कल तेलंगाना हाईकोर्ट में। तो दूसरी तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे आसाम के, वो भागे भागे आए थे तेलंगाना। उन्होंने जिक्र किया इंटरनेशनल खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। किनके बारे में? श्रीमान पवन खेड़ा के बारे में। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अब दो पूर्व कांग्रेसी आमने सामने हैं। दो पूर्व कांग्रेसी, एक कांग्रेसी जो अब सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ एक पूर्व कांग्रेसी जो कल तक, मतलब कुछ दिनों पहले तक, कुछ साल पहले तक, 5 साल पहले तक उनके साथी हुआ करते थे, कांग्रेस में थे। तो उनके पुराने साथी ने आरोप लगाया कि श्रीमान हिमंता बिश्व शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुइयां शर्मा, उनके पास 3-3 पासपोर्ट है। नई बात नहीं है, आप सबको मालूम है। मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं। 3-3 पासपोर्ट है। कहां-कहां के पासपोर्ट हैं? इजिप्ट के पासपोर्ट हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट के हैं और एंटीगुआ के हैं। 3 पासपोर्ट है। और बड़ा बड़ा भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब किया जब मान लीजिए 9 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी थी। उसके 3 दिन पहले 5 तारीख को यह खुलासा करते हैं श्रीमान पवन खेड़ा कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3-3 पासपोर्ट है। आरोप लगाते हैं कि जो मुख्यमंत्री घुसपैठिया को बाहर निकालने के लिए दिन रात कैंपेन चलाता हो, उस मुख्यमंत्री की पत्नी ही 3-3 विदेशी पासपोर्ट रख रही है। और एक गोल्डन वीजा भी है दुबई का उनके पास। अब ये गोल्डन वीजा क्या है? ये सारे आरोप लगे। फिर कहा कि 52,000 करोड़ की कंपनी है अमेरिका में रिंकी भुइयां शर्मा का। मतलब हेमंता बिश्व शर्मा की एक कंपनी है जिसको संचालित करती है उनकी पत्नी और उनके पुत्र, रिंकी भुइयां शर्मा और उनके पुत्र। कहां पे? अमेरिका में। कितने की कंपनी है? तो 52,000 करोड़ की कंपनी है। दुबई में क्या है? तो कमरे हैं होटल में। मतलब होटल के कमरे को भी खरीदा हुआ है। रिंकी भुइयां शर्मा जो जब इसका खंडन कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हमको खरीदना ही होता तो या तो होटल खरीद लेते या कोई और प्रॉपर्टी खरीद लेते। होटल के कमरा को तो नहीं खरीदते ना। लेकिन आजकल साहब ये भी चलन चला हुआ है कि बहुत सारे होटल में आप 2-3 कमरे के मालिक बन सकते हैं। मतलब 2-3 कमरे खरीद लिए, स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैसा देना है, आप पैसा दे दीजिए। दिल्ली में भी चलता है। यहां आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में भी चलता है, मुंबई में भी चलता है। इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन 1, 2, 3 कमरे वाले भी ओनर हैं उसी होटल में। लेकिन रिंकी भुइयां शर्मा का कहना है कि अगर मुझे खरीदना ही होता तो मैं पूरा का पूरा होटल खरीदती या कोई और सेपरेट प्रॉपर्टी खरीदती। ये नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा में कमरे के रूप में रखती। वहां से उनका खंडन शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने खंडन किया कि ये जो 3 देशों के पासपोर्ट के आरोप हमारे ऊपर लगे हैं, इजिप्ट, यूएई और एंटीगुआ के, ये तीनों बोगस हैं, झूठे हैं।
ठीक है साहब, ये भी आरोप लग गया। और कंपनी के बारे में रिंकी भूया शर्मा ने कोई बहुत खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें मनगढ़ंत है। हमारी कोई कंपनी नहीं है जिसका नेटवर्थ 52,000 करोड़ हो। इसमें कोई शक नहीं है साहब कि अगर 52,000 करोड़ की कंपनी कोई होती तो वो छिपी नहीं रहती, ये चर्चा में रहती, क्योंकि वो एक बिजनेस वुमन होती। अगर वो 52,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है तो ये चर्चा में रहती बात। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चर्चा में वो छिपाए हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं। ये बात सारे लोग जानते हैं कि बहुत पैसा है हेमंत बिश्व शर्मा के पास, लेकिन वो पैसा किस रूप में है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, मुख्यमंत्री के बनने के बाद उन्होंने ये सारे पैसे बनाए हैं, या पहले से बने हुए हैं? जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब से ही वो पैसे वाले हैं। क्या-क्या उनका बिज़नेस है, नॉर्थ ईस्ट में उनके चैनल्स चलते हैं, टेलीविज़न मीडिया है, बहुत सारे उनके बिज़नेस होंगे तमाम। लेकिन क्या 52,000 करोड़ की कंपनी की वो मालकिन है उनकी पत्नी, जो अमेरिका में रन कर रही है? और दुबई में जो प्रॉपर्टी है, क्या उनकी है? तीनों देशों के पासपोर्ट क्या रिंकी भुइयां शर्मा के पास, जो कहने की बात कर रहे हैं पवन खेड़ा, क्या वाकई में है? गोल्डन वीजा की जो बात कह रहे हैं वो वाकई में है? इस सब आरोप का सिरे से खंडन किया है हेमंता विश्व शर्मा ने और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने। लेकिन मामला यहां नहीं है। मामला है कि रिंकी भुइयां शर्मा के जो पतिदेव हैं, वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं खेड़ा, और खेड़ा की अब पूरी जिंदगी आसाम के जेल में कटेगी। उन्होंने फौरन एफआईआर किया, कंप्लेन किया कि हमको बदनाम करने के लिए, हमारे इलेक्शन के पहले, ठीक वोटिंग के पहले, ये हमें बदनाम करने की बहुत गहरी साजिश है। और ये एफआईआर करने के बाद आसाम पुलिस फौरन पहुंच गई दिल्ली, राजधानी जहां पर पवन खेड़ा रहते हैं, वहां पहुंच गई। लेकिन जब पवन खेड़ा को पता चला कि भैया वहां से पुलिस चल चुकी है, तो पवन खेड़ा अपने घर से हो गए फरार। कहीं कोई पता नहीं, एक दो ठिकाने पर भी गए, लेकिन पुलिस खाली हाथ लौटी। और घर में जो जो पवन खेड़ा का घर था वो खुला हुआ था, उनके बाकी लोग घर पे मौजूद थे। तो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि एक पुराना लैपटॉप लेके गए हैं, एक फोन लेके गए हैं, और एक आध दो और गजट लेके गए हैं, जो जिसमें कि मैं, जो लैपटॉप है वो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। फोन जो मेरा पुराना था, एक यूज हो रहा था, मेरी मेड का या मेरी बहन का, और उन्होंने कहा कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी, वो बीमार थी या जो भी था, लेकिन उनके बहन का फोन था या जो भी है, वो लोग सामान लेके गए हैं आसाम की पुलिस। ये तो प्रकरण हुआ। आसाम की पुलिस आई, बैरन लौटी। इधर श्रीमान तेलंगाना पहुंच गए, और इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील हैं, उन्होंने कहा, जब उनको कहा गया, सॉलिसिटर जनरल आसाम ने पूछा कि साहब ये मामला, ये रहते हैं दिल्ली में, मामला है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है आसाम में, या तो ये आसाम हाई कोर्ट आते या दिल्ली हाई कोर्ट मूव करते, ये तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों आए हैं? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये सौपत्नीक तेलंगाना में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट को अप्रोच किया। अब मामला ये है मित्रों, अब देखिए, ये लोगों को समझते हैं बेवकूफ, शुद्ध बेवकूफी। अब इसी से समझिए, अभी अगर कांग्रेस पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी जुडिशरी पर कब्जा कर रही है, तेलंगाना इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए मुफीद जगह लगा श्रीमान पवन खेड़ा को और उनकी पत्नी को, वो पहुंच गए तेलंगाना, और दलील दे रहे हैं कि चूंकि उस वक्त वो तेलंगाना में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट को अप्रोच किया। मतलब पब्लिक पूरी की पूरी मूर्ख है। पब्लिक को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि वहां आपकी सरकार है, इसीलिए आपने सोचा कि वहां आपकी सरकार है, और आपको वहां की पुलिस भी रिगर करेगी आसाम पुलिस के साथ। लेकिन दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के तहत आती है दिल्ली पुलिस, और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आसाम पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों एक होकर के पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो उनको लगा कि इस ठिकाने को फौरन से बदला जाए, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां चला जाए। तो उनको इशारा मिल गया होगा, या तो कर्नाटक आ जाइए या हैदराबाद चले जाइए। कर्नाटक में हो सकता है कि शिबू कुमार और सिद्धारमैया, इन दोनों के बीच में तकरार में हो सकता है कि पवन खेड़ा के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हो, तो वो भी वहां ताक में बैठे हो सकता है सिद्धारमैया से अच्छे रिलेशन नहीं हो, अगर पवन खेड़ा यहां आएंगे तो यहीं उनको गिरफ्तार करवा देंगे। कांग्रेस तो अजीब पार्टी है। तो उन्होंने मुफीद जगह समझा तेलंगाना, और वो तेलंगाना पहुंच गए। अब तेलंगाना में दो स्तर पर लड़ाई होगी। एक तो हाईकोर्ट में, उनको लगा कि वहां की सरकार है तो थोड़ा कुछ चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, वो चलता ही है। संजय राउत तो यही कह रहे थे ना,
बाला साहब ठाकरे ने फोन कर दिया, अमित शाह को रिलीफ मिल गया। इस तरह से जुडिशरी में होता है बतौर संजय राउत। तो ये पहुंच गए तेलंगाना, और तेलंगाना में इनको लगा कि हाईकोर्ट पर भी तेलंगाना की सरकार का दबदबा होगा, वहां के मुख्यमंत्री का दबदबा होगा। हो सकता है फोन इन कुछ हो जाएगी, फोन कॉल चला जाएगा तो जज साहब कुछ पिघल जाएंगे और उनको बेल मिल जाएगा। बेल आज मिल गया, कुछ देर पहले की खबर है। बेल मिल गया, उनको राहत मिल गई है, 7 दिन की राहत मिल गई है। 7 दिन के बाद उनको जो रेगुलर कोर्ट है जहां उनको जाना है, वहां पर वो अपना दलील पेश करें, या तो आसाम में या दिल्ली में जहां वो रहते हैं वहां कर सकते हैं, या फिर जहां एफआईआर रजिस्टर हुआ है वहां की अदालत में उनको जाना पड़ेगा। यही दो सिचुएशन है। तो 7 दिन के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया है। ये तो हुआ खबर का अपडेट। लेकिन असली खबर अब है। क्या है असली खबर? आप कल्पना कीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में दलील दे रहे हैं कि अगर आरोप लगाने वाले का आरोप गलत हुआ तब भी इनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। उनको गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आ गई? गिरफ्तारी क्यों हो रही है? साहब, मानहानि आप मृत्यु से भी अधिक कठोर हो सकता है यहां पे। इस तरह का आपने काम किया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को पता चल गया है कि ये पूरा का पूरा फर्जी आरोप है। 3 देशों के पासपोर्ट रिंकी भुइयान शर्मा के पास नहीं है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा कैटेगोरिकल एनालिसिस किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कैसे कैसे फर्जी आरोप लगाए गए हैं रिंकी भुइयान शर्मा के खिलाफ। कैटेगोरिकल उनका खंडन आ गया है। अब आप कल्पना कीजिए, क्या ये फोटोशॉप से कोई कॉन्स्पिरेसी पर्दे के पीछे ये लोग चलाते रहते हैं? इतना गंभीर। इसके पहले टूल किट्स चलता रहता था। आपको याद होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, याद है ना? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ढूंढने के लिए कुछ पत्रकार हिंडन नदी चले गए थे और वहां चिल्ला रहे थे, हिंडन 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 चिल्ला रहे थे। हिंडनबर्ग जो कंपनी थी, जो इन्वेस्टिगेटिव कंपनी बनी थी, वो कंपनी बंद हो गई। एक ही रिपोर्ट आई थी अडानी के खिलाफ और उसके बाद वो कंपनी ही बंद हो गई, क्योंकि उनका मिशन यही था कि अडानी को एक्सपोज करना, अडानी को बदनाम करना। एक्सपोज क्या करना? अडानी को बदनाम करना। वो टूल किट चला, बात बनी नहीं। हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई। आज कहां है हिंडनबर्ग, किसी को पता नहीं है। तो अब ये जो 3 पासपोर्ट बनाए गए हैं, ये 3 पासपोर्ट किसने बनाए? एंटीगुआ का पासपोर्ट बन के आ गया, इजिप्ट का पासपोर्ट बन के आ गया, यूएई का पासपोर्ट आ गया। अब ये इसमें से 2 राज्य तो देश तो ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं। अब वहां पर ऐसी स्थिति में ये उनके ऊपर आरोप लग रहा था, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर, कि ये देखिए मुस्लिम कंट्री के साथ इनका कितना गहरा रिश्ता है और ये घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं। तो इनको आपने शरण दिया, लेकिन ये आपको भगा रहे हैं। मतलब मुसलमानों को ये कहना चाह रहे थे कि आपके देश में ये आपके देश के लिए 2-2 पासपोर्ट कैरी कर रही हैं, लेकिन इन्हें आप नहीं भगा रहे हैं, लेकिन ये आपको भगा रहे हैं। घुसपैठिया कौन है? रिंकी भुइयां शर्मा है। किनके बतौर? बतौर पवन खेड़ा। अब ये पवन खेड़ा बुरी तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। क्यों? गौरव गोगोई ने, जिनके पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप है कि वो सीआईए की एजेंट हैं या MI6 की एजेंट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गौरव गोगोई की पत्नी के रिश्ते हैं पाकिस्तानी एनजीओ के साथ मिलकर काम करने के, और पाकिस्तान एम्बेसी से गौरव गोगोई के रिश्ते हैं। यह भी सर्वविदित है। इस मुद्दे को हेमंत बिश्व शर्मा चुनाव के दौरान धड़ल्ले से उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में, उनके सिटीजनशिप के बारे में। अब आप कल्पना कीजिए, कल सुधांशु त्रिवेदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18-20 वर्षों तक जो महिला इस देश की सिटीजन नहीं रही, लेकिन वोटिंग राइट उनको मिल गया, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी करके 3-3 देशों के पासपोर्ट होने की बात खुलेआम कैमरे पर कांग्रेस पार्टी के नेता कह गए। अब इसमें 2 बात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के क्या कॉन्स्पिरेसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? हिंडनबर्ग जैसी कॉन्स्पिरेसी, या
3 पासपोर्ट वाली कॉन्स्पिरेसी, मतलब अपोजिशन के साथ अगर आप सीधी टक्कर नहीं दे रहे हैं तो फैब्रिकेट करो, कॉन्स्पिरेसी तैयार करो और उस कॉन्स्पिरेसी में खुद फंस जाओ। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। राहुल गांधी का भाषण है आसाम में कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको नहीं छोड़ेंगे, ये वर्बेटम है। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसे नहीं छोड़ेंगे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे पाताल से निकाल के भी इसे जेल भेजूंगा। ये भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी कर रहे हैं। अमर्यादित भाषा का प्रयोग कि ये सबसे बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता है और इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसे जेल भेजेंगे। इसके आगे और कॉन्स्पिरेसी सुन लीजिए। खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आसाम में भाषण देते हुए कहा कि अगर सांप और आरएसएस के किसी कार्यकर्ता को आप देख लो, किसे कह रहे हैं ये? आसाम के मुस्लिम आबादी को कह रहे हैं कि अगर सांप और आरएसएस के किसी कार्यकर्ता को आप देख लो तो सांप को मारना छोड़ दो, लेकिन इस आरएसएस के कार्यकर्ता को, बीजेपी के कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा कर मारो, ये तुम्हारा अधिकार है। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े युवराज नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस के बब्बर शेर नहीं छोड़ेंगे, इसे पाताल से ढूंढ के लाएंगे और इसे जेल की हवा खिलाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये जेल जाएंगे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आप पॉलिटिकल अपोनेंट को किस भाषा में कह रहे हैं? और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ इंस्टिगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हिंसक हो जाओ, उसे मारो, जहां देखो उसकी पिटाई करो, उसको घेरो, उसकी हत्या कर दो। एक प्रकार से साफ साफ ये इंस्टिगेशन है, उनकी पिटाई, मारो पीटो। मारने पीटने के बाद क्या हो सकता है? हत्या भी हो सकती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश की दूसरी बड़ी अपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि सांप को मारना छोड़ दो, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, कांग्रेस के बब्बर से छोड़ेंगे नहीं। और फिर पवन खेड़ा आकर के 3 पासपोर्ट का फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाते। पवन खेड़ा बुरी बुरी तरह से गिर गए। अब वो उनका आ रहा है स्टेटमेंट कि मैं राहुल का सिपाही हूं। अरे भाई, राहुल तो खुद ही राहुल जी का सिटीजनशिप का मुद्दा अभी कोर्ट में है। उनके पास इंग्लैंड के नागरिकता की चर्चा चल रही है। वो खुद, उनकी मां 18 साल 20 साल तक वो इस देश की नागरिकता नहीं ली लेकिन वोटर बन गई, उसका मामला चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं राहुल का सिपाही हूं। शर्म आनी चाहिए पवन खेड़ा जी आपको। इस तरह सवाल ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का, सवाल है कि आप होमवर्क कैसा कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं और जनता आक्रोशित है। अगर मान लीजिए जनता को नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, तो जनता क्या करेगी? विपक्ष की तरफ देखेगी। और विपक्ष क्या कर रही है? साजिश कर रही है, झूठ बोल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं ठग रहे हैं आप देश की जनता को ठग रहे हैं। देश की जनता के सामने जो आपको अल्टरनेट होना चाहिए, आप अल्टरनेट नहीं होने का उन्हें सारा आधार दे रहे हैं और वो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जाती है। इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पवन खेड़ा इज वर्किंग ऑन पेरोल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इट लुक्स लाइक दैट। ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं, पावर गैलरी में चर्चा कर रहे हैं कि शायद पवन खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं और इस फर्जी आरोप की हवा दूसरे दिन निकल जाएगी जब इसका खंडन हो जाएगा। फिर क्या होगा? जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे, झूठ बोलना चाह रहे थे, वो जनता आपके ऊपर टूट पड़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी कमजोर नहीं है। आपके झूठ को एक्सपोज करके अपने को सत्यवादी हरिश्चंद्र साबित करवाने में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रह सकती है।
तो भारतीय जनता पार्टी तो एक प्रकार से उनके पास साम दाम दंड भेद सब है। आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो सत्ता में है, पर्स उनके पास है, वो कुछ भी दलीलें, कुछ भी नैरेटिव बना सकती है। इसका मतलब है कि आप जनता से छल कर रहे हैं, बीजेपी को छलना चाहते हैं, बीजेपी को पटकनी देना चाहते हैं, लेकिन आप जनता से छल कर रहे हैं, जनता को हरा। आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आपको चाहिए कि जिम्मेदारी पूर्वक जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, उसके आधार पर आप लड़ाई लड़ें। लेकिन आप फर्जी साक्ष्य लेके चले जाते हैं, फर्जी तथ्य को आप पब्लिक डोमेन में लाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि आपके दांव सारे उल्टे पड़ जाते हैं। सवाल है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करता कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ग्रुप है जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करती है, या हर पॉलिटिकल पार्टी फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के गिमिक और कॉन्स्पिरेसी चुनाव के दौरान करने में उनकी इच्छा रहती है और वो करते हैं अपने अपोनेंट को बदनाम करने के लिए। ये राजनीति कब तक चलेगी? पवन खेड़ा को अब जवाब देना पड़ेगा। अगर तो उनके आरोप सही हैं तो अदालत में उनको साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और अगर उनके आरोप सही नहीं है तो अदालत में साक्ष्य तो वो नहीं ही पेश कर जा पाएंगे, नुकसान आम जनता का करेंगे। इस कॉन्स्पिरेसी से हारा कौन? भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस कॉन्स्पिरेसी से जनता हार गई। अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार राजनीति कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।